Hello everyone, welcome to my channel Adarsh. I'm Dr. Anjali Shrivastava, retired zoology professor, जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप सब हम जान रहे हैं, हम अभी एक सीरीज देख रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्पेशली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम अभी देख रहे थे। पहले हमने देखा था लाइफ प्रोसेसेस में, हमने न्यूट्रिशन देखा, रेस्पिरेशन देखा। अब ये आज हम देखने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि उन बच्चों का एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस बिल्कुल सर पे हैं, मोस्ट प्रोबेबली कमिंग वीक में ही है। इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन को अभी गैप करके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पहले कवर किया जाए। तो ये वीडियो डेफिनेटली थोड़ा लंबा होने जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन related to the central nervous system and peripheral nervous system, including every side part, sympathetic, parasympathetic, somatic, autonomic। तो बहुत लंबा चैप्टर है। एनिमल्स एंड प्लांट्स में अलग अलग हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स, उनके मेथड्स एंड मैकेनिक्स। तो दैट डेफिनेटली ये थोड़ा लंबा वीडियो होगा। इसके स्मॉल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में फिर से डालने की कोशिश करूंगी। कुछ अभी एग्जामिनेशन रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज आ गई हैं, तो इसलिए इसे हम तेजी से देखना शुरू करते हैं। थोड़ा तो लंबा ये होगा, क्योंकि जिन बच्चों के लिए है उन्हें नोट्स भी चाहिए, तो मुझे नोट्स भी पढ़ के ही सुनाना होगा। समझाने से के साथ साथ मैं नोट्स भी देना चाहती हूँ, ताकि वो बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। सो लेट अस स्टार्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बॉडी का वो सिस्टम है जिसमें हम बहुत सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं खुद से, वॉलंटरीली। कुछ सिस्टम्स, एक्शंस बॉडी के कंट्रोल किए जा सकते हैं, जैसे कि रनिंग है, स्टैंडिंग है, सिटिंग है। क्लास में कभी हम बहुत जोर से बात करते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में क्लास में बैठते हैं तो फुसफुसा के बात करते हैं, तो ये सारे हमारे कंट्रोल में हैं। और बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स हैं, ऐसे एक्शंस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट का धड़कना, बहुत जो मेटाबॉलिक एक्शंस हैं, फिजियोलॉजी, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इन सारी चीजों के लिए, और प्लांट्स में है प्लांट्स का ग्रोथ, प्लांट्स के जैसे रूट से वाटर को टिप तक पहुंचाना, क्योंकि हम जो भी फूड बॉडी हमारी लेती है उसको एवरी सेल, एवरी टिश्यू तक पहुंचेगा, तभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सकेंगी। तो इन जनरल हम वही अभी देखने जा रहे हैं कि एनिमल्स में, प्लांट्स में कैसे ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है इन अ वेरी गुड रिलेटेड मैनर, कोऑर्डिनेटेड मैनर, जिससे कि हमारी बॉडी एक्शन शो करती है। So the control and coordination method can be said in one line. हम कह सकते हैं कि it is restraining and regulation of voluntary, involuntary actions by which something can be started, slow down or stopped। हम इसे अपनी मर्जी से स्टार्ट करें, स्लो डाउन करें, स्टॉप करें, ये सारा सिस्टम है एग्जैक्टली कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। So control is the power of restraint and regulation by which something can be started, slowed down, expedited or stopped। और coordination है जो कंट्रोल हम कर रहे हैं वो करते कैसे हैं। हम जोर से कभी बोलते हैं, कभी बहुत फुसफुसा के बोलते हैं, ये हम कैसे करते हैं। इट इज an orderly or harmonious working of different but interrelated parts so as to perform one or more activities more smoothly। इसके लिए हमारा ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम इन कोऑर्डिनेशन। सो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज अ सिस्टम ऑफ
regulated working through multiple systems, nervous system, sense organs, endocrine systems and hormones. तो ये मेन बॉडी के सिस्टम्स हैं जो टुगेदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी करते हैं, जो अपने आप में आप कहें कि ये डाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, वो नहीं करता है, पर वो हर सिस्टम को रेगुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है और अकॉर्डिंगली हम एक्टिविटीज करते हैं. ऑर्गेनिज्म मूव इन रिस्पॉन्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्टिमुलाई. हम जो एक्शन शो करते हैं, हमारी बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी मूवमेंट शो करते हैं, वो इन रिस्पॉन्स टू कुछ एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ मोटिवेटर होता है, एक्टिवेटर होता है, जिसको हम कहते हैं स्टिमुलाई. जैसे लाइट है, हीट है, न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड हैं, कुछ भी स्टिमुलाई है जो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, जिससे इंस्टिगेट होता है कोई भी एक्टिविटी. All the activities in animals are controlled and coordinated by nervous system and endocrine system. Animals में ये control and coordination होता है by the nervous system and the endocrine system. एक particular ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, जो एक केमिकल्स बनाते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं. एंड दीज हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर विच असिस्ट द नर्वस सिस्टम इन कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस. ये हार्मोन्स कुछ केमिकल्स हैं, एक्चुअली केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रेगुलेट करते हैं थ्रू these chemical secretions. So, and प्लांट्स में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चीफली इन हार्मोन्स की ही मदद से होता है, जिनको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स. सो दिस इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में और एनिमल्स में. अब ये हमने देखा कि ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जब भी होता है, दैट occurs due to certain types of movement, and that movement can be defined as the ability of organism to move certain body parts in movement. कहीं ना कहीं वो सेल का कुछ सेल्स ही मूव करते हो, कुछ टिश्यूज के थ्रू ही मूवमेंट होता हो, बट कुछ न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट हो, कुछ इंटरनल चीजें का मूवमेंट हो या एक्सटर्नल चीजों का मूवमेंट हो, तो दैट इज कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब चीजें एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो मूवमेंट जो विजिबल हो, जो दिखाई देता है, जो मेनली एनिमल्स में होता है, उस मूवमेंट को हम लोकोमोशन कहते हैं. जबकि कुछ मूवमेंट्स जो दिखाई नहीं देते हैं, उन चीजों को हम कहते हैं मूवमेंट इन, जो कि मेनली होते हैं प्लांट्स में. मूवमेंट जो एनिमल्स में मूवमेंट की ये एग्जांपल्स हैं, जबकि प्लांट्स में इस तरह से, प्लांट्स ऐसा नहीं है कि प्लांट एक जगह खड़ा है. इंटरनली बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं थ्रू द टिश्यू, जिसको जाइलम फ्लोएम कहते हैं, जो अभी आपको एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से अभी नहीं पढ़ना है, बट हम इसको बाद में देखेंगे. अब ये मूवमेंट्स होते हैं, प्लांट्स किस तरफ ग्रो करेंगे, कुछ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, कुछ नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं. स्टेम ऊपर की तरफ बढ़ता है, रूट नीचे की तरफ बढ़ता है, तो ये सारे प्लांट्स के मूवमेंट होते हैं. सो ऑल दीज टुगेदर फॉर्म द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. अब हम पहले देख लें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. So in animals, control and coordination is done by nervous system and endocrine system, as we have seen. Nervous system, brain, स्पाइनल कॉर्ड मिलकर के नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और उन नर्वस सिस्टम बने होते हैं न्यूरॉन्स के. उन न्यूरॉन्स के टिप पर कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं, जिनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं. जो रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं स्टिमुलाई को, स्टिमुलाई के एक्शन को, वो रिसेप्टर्स होते हैं जो न्यूरॉन्स तक ले जाते हैं, नर्व्स तक ले जाते हैं जी. और ये होते हैं सेंसरी नर्व्स, जो मान लीजिए यहाँ पे कुछ हमने छुआ, तो यहाँ पे जो स्टिमुलाई है जिसको आप छू रहे हैं, ये पेन स्टिमुलाई है. मेरा स्किन, इस पे रिसेप्टर्स हैं. यहाँ से मैसेज जाएगा अप टू द ब्रेन थ्रू द सेंसरी नर्व्स, और ये सेंसरी नर्व्स मैसेज भेजेंगे टू द मसल्स, जिनको हम इफेक्टर मसल्स कहते हैं. वो होते हैं मोटर नर्व्स. तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है एनिमल्स में, और ये सारे नर्व्स टुगेदर ब्रेन
एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है, और इनसे नर्व्स निकल करके पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल एंड टिश्यू तक पहुंचते हैं, जो कहलाते हैं पेरिफेरल नर्व्स, दैट वी आर गोइंग टू सी. So nervous system and endocrinal systems together form the coordinative system and control and coordination in animals. Whereas in plants, plants में coordination होता है through the plant hormones और phytohormones. ये अभी हम देख करके आए, जो 5 तरह के होते हैं: auxin, gibberellin, cytokinins, abscisic acid, and ethylene. Now the movement in plants can be divided into 2 parts: tropic movement, जो growth से related movement है, and nastic movement, which are non-directionally पर्टिकुलर स्टिमुलाई के से इंस्टिगेट होकर के मूवमेंट करते हैं. ये ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट्स, सो लेट अस कम, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट में होते हैं. दिस इज द डायरेक्शनल मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, एंड the nastic movement or the independent of growth movements are non-directional. तो डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमियोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसके बारे में हम आगे देखते हैं. चलिए पहले हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स देखें. हमने पहले ही देखा, इसमें नर्वस सिस्टम होता है और एंडोक्राइन सिस्टम होता है. सो दिस इज द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. ये एंडोक्राइन सिस्टम एक ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स हैं: पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, फीमेल्स में ओवरी हैं, मेल में टेस्टिस हैं, पैंक्रियास हैं, पैराथायराइड है, थायराइड है, पीनियल ग्लैंड्स हैं. ये सारे एंडोक्राइन सिस्टम्स हैं, जिनको हम वन बाय वन लोकेशन एंड मेन इनके फंक्शंस देखेंगे. नर्वस सिस्टम इज कंप्राइजिंग ऑफ ब्रेन, जो central nervous system, and peripheral nervous system. Central nervous system includes the brain and the spinal cord. ये यहाँ पे सारा डिवीजन आपको दिखेगा. ह्यूमन नर्वस सिस्टम पर ही आप एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है. तो इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. एनसीईआरटी में ऐसे ही पढ़ना है, वैसे कहीं कहीं आप पढ़िएगा सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, बट मैं ये वीडियो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से बना रही हूँ. सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलते हैं, और स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं. ये नर्व्स हो गए जो साइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल करके पूरी बॉडी को सेंसेशन देते हैं, पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, this arises from the spinal cords only. It is again of 2 types: sympathetic and parasympathetic nervous system. ये कौन सा पार्ट क्या करता है वो अभी हम आगे देखेंगे. ब्रेन के 3 मुख्य पार्ट होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. तो ये है फोर ब्रेन. दिस इज द फोर ब्रेन consisting of 3 important parts. Then the hind brain, mid brain is a very small part, जो थोड़ा हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है. ऑडिटरी एंड विजुअल काम करता है. मिड ब्रेन के बारे में एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली, एनसीईआरटी का जो सिलेबस या जो बुक है उसमें मेंशन नहीं किया हुआ, बट यू शुड नो कि मिड ब्रेन हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच में होता है. हाइपोथैलेमस लास्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है, इसको हम आगे डिटेल्स में देख लेंगे. और हाइंड ब्रेन 3 पार्ट का बना हुआ होता है: पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगाटा एंड सेरेबेलम. ये 3 पार्ट्स है, और ये सेरेबेलम पीछे की तरफ कंटिन्यू करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा में, जो कंटिन्यू करता है. दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. दिस इज स्पाइनल कॉर्ड. इससे निकलते हैं, और यहाँ ब्रेन से भी निकलते हैं बहुत सारे नर्व्स, जो ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुंचते हैं, और वो बनाते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो फिर से 2 तरह के होते हैं इनमें नर्व्स: ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम. सोमैटिक जैसा नाम है, रिलेटेड, दीज आर कंट्रोलिंग द वॉलेंटरी एक्शंस, भागना, दौड़ना, अपने जो हमारे कंट्रोल में है, रुकना, और ये मस्कुलर मूवमेंट को इन्वॉल्व करते हैं मेनली. जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है. इट इज इन्वॉल्विंग द सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें कि जैसे हो गया डाइजेशन का काम हो गया, रेस्पिरेशन का काम हो गया, एक्सक्रीशन का काम हो गया, ये लंग्स का काम हो गया. ये सारी चीजें
ये सारा नर्व्स का कंट्रोल होता है बाय द uh, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी स्पेसिफिकली ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. सो जस्ट for the particular student, just to read, central nervous system composed of brain and spinal cord. Brain controls functions of all functions, whereas spinal cord works as a relay channel for signals between brain and peripheral nervous system. This is very important. Spinal cord एक connecting link की तरह काम करता है brain के बीच में, और जो सिग्नल्स, इसलिए ये रिले चैनल की तरह काम करता है. आगे हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन, कोई भी चीज जैसे जो झटके से हम आग को छूते हैं, झटके से हाथ हटा देते हैं, तो वो जबकि बहुत सारी चीजें जो सोच समझ के करते हैं इतनी तेजी से नहीं होती. तो ये सारा रिले चैनल की तरह काम करता है ब्रेन और एक्शंस के बीच में. स्पाइनल कॉर्ड रिले चैनल की तरह काम करता है. एक्शंस डन बाय नर्व्स एंड न्यूरॉन्स, जो जो जहां तक रिले होता है थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड. So spinal peripheral nervous system composed of cranial nerves and spinal nerves हम देख चुके हैं. There are 12 pairs of cranial nerves. जो brain से जो nerves निकलते हैं वो होते हैं cranial nerves, जबकि there are 31 pairs of spinal nerves. So ये सारे figures आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, एमसीक्यूज के लिए. ब्रेन के पार्ट्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है. कभी कभी ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करना भी आता है, बट ब्रेन का डायग्राम अगर आप प्रैक्टिस कर सकें तो बहुत अच्छी बात है. बट ज्यादातर ब्रेन का एक डायग्राम देके उसको लेबल करने के लिए कहा जाता है. तो अब इसके आगे बाद हम ब्रेन का पार्ट्स देखने जा रहे हैं. सो दिस इज द नर्वस सिस्टम एंड दिस इज द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम अभी देख चुके हैं कि बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं. सो दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. दीज आर द ब्रीफ सिंबॉलिक प्रेजेंटेशंस जो हम देख चुके हैं. ये डायग्राम्स के लिए मैंने आपको दे दिया है. ये सारे रिप्रेजेंटेशंस आप डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं. दिस इज द मस्कुलर मूवमेंट एंड नर्वस कंट्रोल. अभी हमने देखा नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए पहले तो हमने देखा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम जो अपना रोल प्ले करते हैं, जो बिहेवियर में दिखता है, दैट ऑकर्स थ्रू दीज मस्कुलर मूवमेंट्स. सो नर्वस कंट्रोल एंड मस्कुलर मूवमेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड थ्रू द एफेक्टर मसल्स. चूंकि ये आपके एनसीईआरटी में बहुत डिटेल नहीं लिखा हुआ है, मैंने आपके एक्शंस नॉलेज के लिए यहाँ पे दे दिया है कि मसल टिश्यूज में एक्टिन एंड मायोसिन के फिलामेंट्स होते हैं. जब व्हेन अ मसल रिसीव्स अ नर्व सिग्नल, अ सीरीज ऑफ इवेंट इज ट्रिगर्ड इन दीज मसल्स, जिसकी वजह से कैल्शियम, अभी हम आगे देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेटेड होता है तो न्यूरॉन्स में रिसेप्टर्स होते हैं जिन जो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करते हैं. जैसे बिजली का पॉजिटिव नेगेटिव तार जोड़ने से इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है, वैसे ही न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के जो एक का डेंड्राइट और एक के साइनाप्सिस दूसरे नर्व न्यूरॉन के इस तरह से मिलते जाते हैं और सिग्नल कैरी होता जाता है जो अल्टीमेटली पहुंचता है एफेक्टर मसल्स तक, और वो मसल्स एक्शन शो करते हैं कंट्रोल बिहेवियर का. सो now let us come to the nervous system के different parts. The nervous system is consisting of specialized tissues called nerve tissues. Nervous tissues are formed of nerve cells or neurons. न्यूरॉन नर्वस टिश्यू बना हुआ होता है न्यूरॉन्स का और नर्व सेल का, which is the functional unit of the nervous system, and it is mainly responsible for the control and coordination in complex animals. अब ये कैसे कंट्रोल करता है, ये यहाँ पे नर्वस सिस्टम को का चार्ट है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं ऑटोनॉमिक एंड सोमैटिक. सोमैटिक नर्वस सिस्टम के फिर दो पार्ट हैं, सेंसरी एंड मोटर, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सो ये डिवीजन्स, ये टर्म्स आपको बहुत जरूरी हैं याद करना. फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम अगर हम स्पेसिफिकली बताएं आपके नोट्स के लिए, तो नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट. किसी भी स्टिमुलाई से, किसी कोई भी एनवायरनमेंट हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, वो इंटरनल भी हो सकता है. इंटरनली फूड स्टिमुलाई की तरह काम करता है. जब उसको रिसीव करता है नर्वस सिस्टम तो डाइजेशन के लिए की प्रक्रिया शुरू होती है. एक्सटर्नली हमको कोई मारता है तो हम
अपने को बचाते हैं या हम किसी को ऑफेंस के लिए मारते हैं, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई हैं वो इंस्टिगेट करती हैं। तो किसी भी तरह की मूवमेंट्स के लिए ये सारे एक्शंस जरूरी होते हैं। टू एक्ट अकॉर्डिंग टू थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये तो हम अभी देख करके आ रहे हैं। अब इसको हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। दिस इज द न्यूरॉन। अब आइए फटाफट हम देखते हैं। जैसा हमने देखा कि नर्वस सिस्टम बना हुआ होता है नर्वस टिश्यू का, और नर्वस टिश्यू बना होता है नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स का। सो दिस इज द न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन 3 पार्ट्स इसमें होते हैं। फर्स्ट दिस इज द डेंड्राइट। दिस इज, यहाँ ये डेंड्राइट है। दिस इज सोमा और द बॉडी। दिस इज द सोमा और द बॉडी और साइटोन ऑफ द बॉडी। एंड दिस इज द एक्सॉन। एक्सॉन ये पार्ट है एक्सॉन का जो कवर्ड होता है एक्सोनल शीट से। So this axon may be remained with the myelin sheath, तब इसको myelinated न्यूरॉन कहेंगे। और ये शीट अगर नहीं कवर्ड किया हो तो नॉन माइलेटेड न्यूरॉन कहते हैं उसको। नाउ साइटोन और सोमा और द बॉडी प्रोसेसेस द इम्पल्स। डेंड्राइट्स रिसीव इम्पल्सेस। अगर हम इस प्रोसेस को वर्किंग को देखें तो ये डेंड्राइट्स हैं जो कि रिसीव करते हैं स्टिमुलाई के इम्पल्स को। अभी हम इसको देख लेते हैं प्रोसेस कैसे होता है। ये डेंड्राइट्स हैं, यहाँ नर्व के इम्पल्सेस हैं, यहाँ पे ये रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स से आप देख रहे हैं किस तरह से रिसेप्टर्स फ्लो कराते हैं। These dendrites receive impulses from neurons. This cyton or soma processes the impulse. अब मान लीजिए यहाँ से कोई स्टिमुलस आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन से आपको समझ में आएगा। यहाँ से न्यूरॉन्स रिसीव करते हैं, यहाँ बॉडी में आता है, बॉडी से एक्सॉन में जाता है, एक्सॉन से साइनेप्सिस के थ्रू दूसरे न्यूरॉन को मैसेज करता है। ये एक नर्व का एंडिंग है, ये दूसरे नर्व का एंडिंग है, न्यूरॉन नर्व सेल सॉरी। और इस तरह से थ्रू रिसेप्टर्स दीज ये बिल्कुल टच में नहीं रहते हैं। यहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को क्रिएट करते हैं। तो ये टर्म्स आपको याद कर रखने होंगे। द एक्सॉन्स ट्रांसमिट द इम्पल्स आइदर टू another neuron or muscles or glands. एक्सॉन में भी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड ये शीट्स होते हैं या शीट नहीं भी हो सकता है। नाउ द इम्पल्स ट्रांसमिशन इज फास्टर इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है जिनमें कवर रहता है उनमें ज्यादा तेजी से पास होता है। सो दैट फिगर इज वेरी क्लियर। इस डायग्राम से आपको क्लियर होगा ये एक्सॉन्स ऑफ प्रीवियस न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन का एक्सॉन है। उसके बाद ये दूसरे न्यूरॉन से ये साइनेप्स बनाता है, यहाँ से दूसरे न्यूरॉन की बॉडी में आया, बॉडी से यहाँ पे एक्सॉन में आया, फिर एक्सॉन से यहाँ पे ये साइनेप्स बना, सेकेंड साइनेप्स बना। तो इस तरह से साइनेप्सिस के थ्रू यू कैन सी किस तरह से मैसेज कन्वे होते चला जाता है और अल्टीमेटली ये एक्शन में आता है थ्रू मसल्स और ग्लैंड्स। नाउ न्यूरॉन्स के टाइप्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। एक तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, न्यूरॉन हम पहले बता चुके हैं। न्यूरॉन के टाइप्स अब देखिए। न्यूरॉन्स के टाइप्स होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया। सेंसरी जो सेंस करते हैं, जो स्टिमुलाई को सेंस करे वो सेंसरी न्यूरॉन हो गया। जो स्टिमुलाई से रिसीव करे थ्रू द रिसेप्टर्स और ले जाए ब्रेन तक वो हो गए सेंसरी न्यूरॉन्स। ये दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ से रिसीव करके मैसेज को ले जाते हैं और इम्पल्स क्रिएट करते हैं। देन मोटर न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स जो ब्रेन ने तक मैसेज पहुंचा, फिर ब्रेन ने इंस्ट्रक्ट किया नर्व्स को कि जाओ जाकर के उन मसल्स को, उन ग्लैंड्स को बोलो कि अब एक्शन में आए। तो वो हो गए जो, चूंकि वो मोटर काम कर रहे हैं, वो मैकेनिकल काम कर रहे हैं, तो वो हो गए मोटर न्यूरॉन्स। देन हो गए थर्ड टाइप इज द एसोसिएशन और रिले न्यूरॉन्स। जैसा हम पहले देख करके आए हैं, ये दो साइनेप्सिस के बीच के को जो इम्पल्स को पास ऑन करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, दे आर द रिले न्यूरॉन। और जो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट साइनेप्सिस, ये एक्चुअली टाइप ऑफ न्यूरॉन नहीं है। यहाँ पे ये टाइप ऑफ न्यूरॉन नहीं होगा, ये साइनेप्सिस ये एक्शन ऑफ न्यूरॉन हुआ। ये न्यूरॉन्स मिलकर के जब इम्पल्स क्रिएट करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विथ द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। सो ये एज वी हैव इसके पहले के स्लाइड में हम देख करके आए हैं
कि एक न्यूरॉन का एक एक्सॉन का जो से जो निकलते हैं, एक्सॉन हो गया सेल की बॉडी और शीट, वो आगे के बढ़ता है और डेंड्रॉन्स में कंटिन्यू करता है, डेंड्राइट्स में वो साइनैप्स बनाता है विद द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन। तो एक्सॉन के ब्रांचेस से लेकर के टर्मिनल ब्रांचेस, एक्सॉन एंड होता है विद द टर्मिनल ब्रांचेस। ये है एक्सॉन के टर्मिनल ब्रांचेस, ये है एक्सॉन, ये है बॉडी, यहाँ से मैसेज गया, ये टर्मिनल ब्रांचेज हुआ एक्सॉन का, यहाँ पे ये मसल्स के को जाएगा या ये साइनैप्सेस बनाएगा विद द अनदर न्यूरॉन, और उस पॉइंट्स को हम कहते हैं साइनैप्स। और थर्ड टाइप आर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, एनएमजे। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनएमजे और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज द पॉइंट वेयर अ मसल फाइबर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ मोटर न्यूरॉन कैरिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम द कंट्रोल नर्वस सिस्टम। सो अभी आई थिंक आपको साइनैप्स समझ में आया होगा, इम्पल्स समझ में आया होगा। इम्पल्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जो क्रिएट होता है, इसको इस यहाँ पे भी अभी आपको बताते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस इम्पल्स कैसे होता है। दीज आर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ साइनैप्सेस, द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस। इस तरह से दिस इज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पर ये मसल्स के फाइबर्स से जाकर के ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक्सॉन के जो ब्रांचेस हैं, इनको हम डेंड्राइट्स नहीं कहेंगे, इनको ब्रांचेज कहेंगे। और ये है मसल के फाइबर्स जो एक्टिन एंड मायोसिन के बने हुए होते हैं, जो हम पहले देख कर के आए हैं, उन तक पहुंचते हैं और उनको एक्शन में लाते हैं। दैट इज, अब वो एक्शन में कैसे आएगा? बाय द ट्रांसमिशन ऑफ दिस नर्वस इम्पल्स। ये इम्पल्स जनरेट हुआ बिटवीन द टू न्यूरॉन्स और ये इम्पल्स ट्रांसमिट होता है और तब ये एक्शन में नर्वस एक्शंस दिखाई देते हैं। सो द नर्वस इम्पल्स इज द इलेक्ट्रिकल मैसेज दैट इज ट्रांसमिटेड डाउन द एक्सॉन ऑफ अ न्यूरॉन। The impulse is regenerated at points along the axon. ये points आपको याद करने होंगे for your MCQs. Now the path, अब ये पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स का या इलेक्ट्रिक इम्पल्स का पाथ क्या होता है? डेंड्राइट, देन सेल बॉडी, देन एक्सॉन सेल बॉडी, न्यूरॉन की बॉडी है, वहां से एक्सॉन में गया, देन नर्व एंडिंग एट द टिप ऑफ एक्सॉन, साइनैप्स, एंड देन डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। ये जो पूरा आपको यहाँ पे सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये है आपका साइनैप्स का। ये एक न्यूरॉन का है, ये दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन तक पहुंचेगा, यहाँ पे साइनैप्स बना है। सो दी, और ये आपका वीडियो में वीडियो के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है, किस तरह से न्यूरॉन्स जुड़ करके मैसेज को आगे कन्वे करते चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमिशन। और इस न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए केमिकल रिलीज फ्रॉम एक्सॉन टिप ऑफ वन न्यूरॉन क्रॉस द सिनेप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन टू रीच द नेक्स्ट सेल। ये केमिकल जो रिलीज होता है, दैट इज मेनली, ये आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इट इज एसिटाइल कोलाइन, और ये कोलाइन एस्टरेज भी इसको कहते हैं। नाउ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स अब हम देख लें। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन and the spinal cord. Now the brain is divided into three important parts: forebrain, midbrain and hindbrain. ये आपको बहुत अच्छे से ब्रेन का डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। द फोरब्रेन के जो मुख्य पार्ट हैं, सबसे पहला पार्ट है फोरब्रेन का सेरेब्रम, जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का। This forebrain continues includes all thalamus and hypothalamus. So forebrain के हम तीन पार्ट कह सकते हैं, cerebrum, thalamus और hypothalamus. Cerebrum is the largest part, जो बहुत ही ज्यादा फोल्डेड होता है और वो एक फिट होता है एक बॉक्स के अंदर, जो स्कल या क्रेनियम जिसको हम कहते हैं। This cerebrum is responsible for reasoning, logic, emotion, speech, memory, visual processing, recognition of auditory and taste stimuli, etc. ये सारी चीजें आपको याद करनी होंगी, किस ब्रेन के किस पार्ट का क्या काम है, ये आपको याद करना होगा। देन अब ये सिस्टम मैंने यहाँ पे जस्ट आपके नॉलेज के लिए दे दिया है बहुत शॉर्ट में। इसमें सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड हाइंड ब्रेन के बारे में बता दिया। सेरेब्रम को फोर ब्रेन की जगह है, सेरेबेलम इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन ओनली,
pons medulla and medulla oblongata continues into spinal cord. तो ये यहाँ पे ये डोंट गेट कंफ्यूज, इसके आगे के वीडियो में और क्लियर हो जाएगा आगे के स्लाइड में. फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रम, thalamus and hypothalamus, whereas midbrain consists is midbrain के बारे में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बट आपको ये जानना जरूरी है कि हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन रीजन, जो हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन जहां से शुरू होता है उसके बीच में होता है, और ये मेनली ऑडिटरी एंड विजुअल कैपेसिटीज को एक्शंस को कंट्रोल करता है. और हाइंड ब्रेन होता है pons, cerebellum and medulla oblongata, जो कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में. Now the brain is protected by three main layers: the bony skull cranium, cerebral fluid and meninges. This is the dura mater, pia mater and white matter. ये हम आगे आपको दिखाएंगे आगे की स्लाइड में. Now these are the layers of brain. ये brain है और ये brain को protection वाले layers हैं. And this is the spinal cord. Then the human brain के parts में, जैसा आपने बताया, human brain is highly complex organ comprising of nervous tissue which are highly folded to accommodate. हमारे छोटे से ब्रेन को बहुत सारा काम करना होता है. तो जैसे आपको याद हो न्यूट्रिशन में हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो वो बिल्कुल फोल्डेड होता है. उसी तरह से हमारा ब्रेन भी बहुत काम करता है छोटी सी जगह में एडजस्ट होने के लिए. वो हाईली फोल्डेड पार्ट है, अकोमोडेटिंग अ लार्ज सरफेस एरिया इन लेस स्पेस. कम जगह में सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके, इसलिए ब्रेन हाईली फोल्डेड टिश्यू होता है. इट इज कवर्ड बाय थ्री लेयर्ड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस. ये बाहर की तरफ से कवर्ड होता है. आगे की स्लाइड में आपको इसका डायग्राम दिखेगा. मेनिंजेस तीन लेयर सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, और ब्रेन और इन मेनिंजेस के बीच में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है. एंड दिस सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोवाइड्स कुशन for the brain against mechanical shocks and protection, that is shock absorber का काम करता है. Now the human brain can be divided into forebrain, midbrain and hindbrain. अब ह्यूमन ब्रेन बना हुआ होता है, फोर ब्रेन बना हुआ होता है. यू मस्ट बी सीइंग दीज आरोज. ये हो गया फोर ब्रेन, ये हो गया मिड ब्रेन एंड ये हो गया हाइंड ब्रेन. Now forebrain consists of cerebrum, जो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, वो फोर ब्रेन में रहता है. और मिड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस रीजन. मिड ब्रेन बहुत क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं होता है, ये एग्जैक्टली हाइपोथैलेमस को नहीं बनाता है. इन ट्रू सेंस ये हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन के बीच, हाइपोथैलेमस को मेन माना जाता है फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट भी. बहुत सारे बुक्स में आप पढ़िएगा, बट एनसीईआरटी में जो है मैंने वही यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है. मिड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ हाइपोथैलेमस, बट एग्जैक्टली अगर ऑप्शंस आए तो हाइपोथैलेमस is the midbrain is the region between the hypothalamus. Hypothalamus is actually the last part of the forebrain, and so वहाँ उस पोर्शन, ये हाइपोथैलेमस के पोर्शन के, दिस इज द हाइपोथैलेमस, और यहाँ से शुरू होता है पॉन्स जो हाइंड ब्रेन है. उसके बीच का जो रीजन है, दिस इज द मिड ब्रेन. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. दिस और हाइंड ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ cerebellum, pons, medulla oblongata. This is the pons, ये medulla oblongata है, और cerebellum नेक्स्ट साइड में लीफ की तरह का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है. दिस इज cerebellum. So this medulla oblongata continues into the spinal cord. So these are the parts of brain. अब कौन सा पार्ट का क्या काम है, इसका पूरा एक चार्ट मैंने आपको दे दिया है. It is cerebrum is divided into two hemispheres called the cerebral hemispheres. और ये दो hemispheres exactly brain का लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड राइट पार्ट ऑफ ब्रेन की तरह डिवाइडेड रहता है, जिसका क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे. लेफ्ट पार्ट कंट्रोल करता है लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है राइट पार्ट ऑफ बॉडी को, और राइट ब्रेन का कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पार्ट्स को. नाउ द फंक्शंस ऑफ सेरेब्रम is
controls voluntary actions. जो cerebrum जो है, which is the largest part, it controls the voluntary motor actions. Voluntary अब आप जरूर समझ चुके होंगे, ऐच्छिक, हम अपनी इच्छा से जो एक्शंस करते हैं उनको cerebrum कंट्रोल करता है. It is the site of sensory perceptions like tactile, auditory perceptions. इसमें and it is the site of learning and memory. जैसे आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, टंग है, इन सब चीजों का जो एक्शंस होते हैं tactile, that I will just see. जो टंग में जो sensory organs हैं, they are called as gustatory tactiles. Then photoreceptors, that we will see just जब हम receptors देखेंगे तब, कि ये जो एक्टिविटीज हैं ब्रेन की, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं 4 ब्रेन के, वो they are done through different types of receptors. Now hypothalamus lies at the base of the cerebrum, जो कि मिड ब्रेन जहां से माना जाता है कि इस हाइपोथैलेमस और हाइंड ब्रेन जहां से शुरू होता है उनके बीच में पाया जाता है. दिस इज, ये आपको दिख रहा होगा, ये है सेरेब्रम. सो द cerebellum lies below the cerebrum. सबसे बड़ा पार्ट है cerebrum जो 4 ब्रेन बनाता है, और उसके नीचे होता है cerebellum. Then the brain stem. Now अब ये जो cerebellum, medulla and pons, इसके बारे में आप नोट्स के लिए यहाँ से इसको पॉज करके ये स्लाइड को ले सकते हैं. जितना कम से कम बोल करके बता सकते हैं, जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं साथ साथ. मेडुला जो है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, दिस मेडुला ये 2 भाग में बटा होता है, मेडुला और ऑब्लोंगाटा. मेडुला पार्ट ब्रेन में है, ऑब्लोंगाटा पार्ट कंटिन्यू करता है. इट इज अ लॉन्ग पार्ट दैट कंटिन्यूज इनटू स्पाइनल कॉर्ड. नाउ दिस इज ये जो हम बता रहे थे आपको, लेफ्ट ब्रेन का फंक्शन और राइट ब्रेन का फंक्शंस. नाउ ये वॉलंटरी होते हैं, cerebellum वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं बाय cerebrum, एंड इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं बाय मेडुला. एज अ होल अगर हम देखें तो लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी कंट्रोल. ये नंबर स्किल कंट्रोल करता है, मैथ, साइंटिफिक स्किल्स, रिटन लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिविटी, पहचानना, एनालिसिस करना, एनालिटिकल, लॉजिकल, रीजनिंग, ये सारे पार्ट्स का वर्क कंट्रोल किए जाते हैं, ये एक्टिविटीज बाय द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. जबकि राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन, it shows controls the left side of the body. Then it identifies 3D shapes. 3D shapes को पहचानने में हेल्प करता है, म्यूजिकल आर्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इंट्यूशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, सब्जेक्टिविटी, सिंथेसाइजिंग, इमोशन, फेस रिकॉग्निशन. सो यू आर लुकिंग, दीज आर मोस्टली इनवॉलंटरी फंक्शंस जो राइट ब्रेन फंक्शन करता है, जिधर रहते हैं, और जिधर मेजर पार्ट रहता है हाइंड ब्रेन का. नाउ द स्पाइनल कॉर्ड आता है ब्रेन के बाद का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड, that controls the reflex actions and conducts messages between different parts of the body and brain. So spinal cord वो पार्ट है जो ब्रेन के मैसेज को रिसीव करता है और अपने पेरिफेरल नर्व से एक्शन में लाता है. और वो जो एक्शंस होते हैं, ब्रेन जो के मैसेज को कन्वे रिसीव करके स्पाइनल कॉर्ड मैसेजेस न्यूरॉन्स के थ्रू एक्शन में लाता है, वो एक्शंस रिफ्लेक्स एक्शंस कहलाते हैं, जो कभी कभी रिफ्लेक्स आर्क बना के कभी कभी रिसेप्टर के मैसेजेस को, सेंसरी नर्व्स के मैसेजेस को ब्रेन तक जा करके तब स्पाइनल कॉर्ड में आता है, तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग हुआ. आगे हम देखेंगे कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जिनको बहुत झटके से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, तेजी से हाथ खींचना, तो इसके लिए मैसेज ब्रेन रिसीव, द ऑर्गन्स रिसीव करते हैं, स्टिमुलाई को ऑर्गन्स रिसीव करते हैं, सेल्स रिसीव करते हैं, और सीधा ये स्पाइनल कॉर्ड में जाकर के वहां से एक्शंस होता है. सो दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन. Now, so the language is, the spinal cord controls the brain to lower back, connects the brain to the lower back of the body, and it coordinates transportation of nerve signals and responsible for all reflex actions of the body. Now, CNS protection, ये हम थोड़ा पहले भी देख करके आए. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन 3 लेयर पे होता है, क्रेनियम,
जो स्कल है बोन का बना हुआ, जो ब्रेन को कवर करके रखता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड स्कल और ब्रेन के बीच का जो पार्ट है वो मेनिंजेस से के 3 लेयर का बना होता है, मेम्ब्रेनस, और उनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सो वी हैव सीन द स्कल, the meninges, the cerebrospinal fluid, scalp and skin and blood brain barrier, ये और एडिशनल चीजें हैं जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड इज, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन के लिए है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड ड्यूरा मैटर। जब इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे हम दे दिए हैं, ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में डायग्राम है नहीं, इसलिए हम इसको बहुत डिटेल्स में नहीं देखते हैं। नाउ दिस इज द ब्रेन स्कल एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, जिनसे कि नर्व्स निकल रहे हैं। सो अगर आपको चाहिए तो आप स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन से उसके डिफरेंट पार्ट्स देख सकते हैं। नाउ कम्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इट इंक्लूड्स द सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एज आई हैव टोल्ड यू, दीज आर द सोमैटिक एक्शंस। इसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। देयर आर 12 cranial nerves and 31 spinal nerves. These are all things we have already seen. अब हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से बता देते हैं। सोमैटिक नर्वस parts or the somatic nervous system comprises of the voluntary actions, is controlled the voluntary actions like the central nervous system to the organ skin, जो सीधा अपनी इच्छा से, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ऐसे ऑर्गन्स जो वॉलंटरीली काम कर सकते हैं उनसे जुड़ते हैं और ब्रेन के कनेक्शन को ले जाते हैं। दोज आर द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, लाइक हार्ट बीट, न्यूरॉन्स एक्शन, साइनाप्सिस, रेस्पिरेशन, ये सारे एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। सो अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फिर से दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक and parasympathetic. The sympathetic nervous system, इसका sympathetic nervous system prepares body for intense physical activity. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हिरन जो एक्शन शो कर रहा है, that is the intense activity. ये this is the reflex action, fight or flight response. अब ये हिरन या तो अपने को बचाए या फिर भागे। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, जो काम डाउन करता है। अब ये जो एलिगेटर है, जो क्रोकोडाइल है, ये देख करके हिरन को बहुत ज्यादा सिंपैथेटिकली एक्टिवेट तो हुआ, बट जब उसको पकड़ नहीं पाया तो काम डाउन होकर के नीचे चला गया। सो दिस इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्सेस द बॉडी एंड इनहिबिट्स और स्लोज मेनी हाई एनर्जी फंक्शन। जैसे बहुत तेज गुस्सा आया तो वो हो गया आपका सिंपैथेटिक फंक्शन, और उसको धीरे धीरे काम डाउन जब वो होने लगता है तो वो हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सो ऑलरेडी वी हैव सीन ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसके जो फंक्शंस हैं इसका ये डायग्राम मैंने दे दिया है। इस डायग्राम को अगर आप फॉलो कर सकें, अगेन दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी सिलेबस, इसलिए हम इसको आपके नॉलेज के लिए दे रहे हैं। फर्दर आप पढ़ना चाहें तो इसको पॉज करके इससे ले सकते हैं इंफॉर्मेशन, बट हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम्स द रिफ्लेक्स एक्शन। जैसा हमने आपको बताया, आपने फील किया होगा कभी हाथ या पैर किसी गर्म चीज पे या डेंजरस चीज पे पड़े, कांटे पे पड़ जाए पैर या गड्ढे में पड़ जाए तो आप इमीडिएटली पैर को खींचने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और ये एक्शन जब होता है, हम इफ यू रिमेम्बर, हम देख चुके हैं कि ब्रेन, हमने देखा कि नर्व्स काम कैसे करते हैं। रिसेप्टर्स, स्टिमुलाई से रिसेप्टर्स के थ्रू रिसीव किया जाता है मैसेजेस को, मैसेजेस बाय द सेंसरी नर्व वो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन इंस्ट्रक्ट करता है थ्रू मोटर नर्व्स बॉडी पार्ट्स को काम करने को। पर ये जो ब्रेन मैसेजेस कन्वे हुए ब्रेन को और तब ब्रेन एक्ट करे, उसकी जगह पे स्पाइनल कॉर्ड के नर्व्स के थ्रू, उसकी जगह कभी कभी बहुत इमरजेंसी के समय में सीधा ये मैसेज जो सेंसरी नर्व्स के ब्रेन में जाते हैं स्लोली,
बट इन बिटवीन स्पाइनल नर्व्स जो हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू इमीडिएटली रिसीव कर लेता है सोमैटिक नर्व्स, और वो ऑर्गन्स को इंस्टिगेट कर देता है इमीडिएट काम करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और ये पूरा प्रोसेस होता एक pathway से है, that pathway is called as reflex arc. So that reflex arc is a path followed by an electrical impulse during a reflex action. ये तो हम देख करके आए हैं कि कोई भी बिहेवियर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से होता है, बट वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब नॉर्मल प्रोसेस से सेंसरी नर्व ब्रेन तक गया, ब्रेन का इंस्ट्रक्शन आया, वहां से एक्शन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक मिला और तब बॉडी ने काम किया, तो वो नॉर्मल फंक्शनिंग हुई। पर इमरजेंसी के कंडीशंस में सडन इनवॉलंटरी रिएक्शन ऑफ बॉडी इज इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, जैसे बहुत हॉट टेम्परेचर से जो हमारा बॉडी बेयर कर सके उससे बहुत ज्यादा हॉट चीजों को जब हम छूते हैं तो एकदम सडन इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे बिना मेरे कंट्रोल के एक्शन शो करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। और उसके लिए जो पाथ फॉलो होता है, दैट पाथ इज द this is यहाँ पे आप इस that path forms the reflex arc. So that reflex arc includes सबसे पहला तो stimuli जो excessive, चाहे एक्सेसिव कोल्ड हो, एक्सेसिव हॉट हो, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है तो आप शिवर करने लगते हैं, तो ये सारा रिफ्लेक्स आर्क बनता है। इसका पाथ कैसे होता है? दिस इज द हीट, दिस इज द पेन रिसेप्टर इन स्किन। ये जो हमारा हाथ है, हमारे स्किन पे जो रिसेप्टर्स हैं न्यूरॉन्स के एंड्स पे, वो रिसेप्टर्स वहां पे होते हैं। अभी रिसेप्टर्स कितने तरह के होते हैं वो हम देखेंगे। ये रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं इस स्टिमुलाई के स्टिमुलेशन को, नर्व इम्पल्स को, ये डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और ये यहाँ से सीधे ये स्पाइनल कॉर्ड के सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। सेल बॉडी ऑफ एफरेंट न्यूरॉन, ये आपका पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का। दिस स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जो रिले न्यूरॉन आपने देखा था, उनके थ्रू इमीडिएट एक्शन शो करते हैं सोमैटिक न्यूरॉन्स, और दिस सेल बॉडी ऑफ एफरेंट न्यूरॉन एक्शन में करता है। यहाँ पे एक रिले ट्रांसमिशन बनता है थ्रू द रिले जंक्शंस, एंड ये इमीडिएट एक्शंस में मसल्स इमीडिएट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट ऑकर्स इनटू द मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय द due to the response of axon of efferent neuron. So ये हो गया आपका reflex arc. So the reflex arc का जो path है, that is receptor, sensory neuron, relay neuron, motor neuron and effector muscles or effector fibers of the muscles जो actin and myosin का बना होता है. Now the term came receptors. Now what is these receptors? हम कई बार receptor word use किए हैं, आपने सुना होगा. So receptors are specialized tip of nerve fibers that collect information to be conducted by the nerves. जो हमने देखा कि स्टिमुलाई हैं, जो भी स्टिमुलाई वो एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक्टिव नर्व्स को एक्टिवेट करते हैं, वो नर्व्स को वो एक्टिवेशन एक्चुअली होता है कुछ स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स के टिप्स के थ्रू, जो पैसेज दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को कन्वे करते हैं। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से मैसेज कन्वे हो रहा है। और ये रिसेप्टर्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ साइट लाइट से रिलेटेड होते हैं, वो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वो आईज में होते हैं। फोनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन इनर ईयर, ये ऑडिटरी काम करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स दे आर प्रेजेंट इन स्किन, ये टेम्परेचर से रिलेटेड मैसेजेस रिसीव करते हैं। देन आर द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो सुनने का नोज में रहते हैं और ये सूंघने का से रिलेटेड एक्शंस क्रिएट करते हैं। देन गस्टैटरी रिसेप्टर्स ये टंग के टेस्ट बर्ड्स में होते हैं, ये टेस्ट डिटेक्शंस में खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये सारे मैसेजेस को ये रिसीव करते हैं। नाउ
दिस स्लाइड इज, अगर आप ये जानना चाहें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मस्कुलर मूवमेंट कैसे होता है, क्योंकि ये इतना डिटेल्स आपके सीबीएसई के एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं था, तो ये आपके नॉलेज के लिए मुझे लगा कि अगर आप पढ़ें तो इंफॉर्मेशन होना चाहिए। जैसा अभी हम देखेंगे, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय फ्लूइड फिल्ड बलून दैट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। तो ये आपको पढ़ना है, ये पॉइंट वाइज मैंने आगे की स्लाइड में दे दिया है। इतने डिटेल्स में आप जानना चाहें तो इसे पॉज करके आप देख सकते हैं, अदरवाइज ये आपके सिलेबस का से रिलेटेड वो स्लाइड्स नहीं थे। नाउ कम्स द एंडोक्राइन सिस्टम। दिस एंडोक्राइन सिस्टम includes it is composed of several endocrine systems। यहाँ पे CNS protection of central nervous system, अच्छा ये हम पहले ही देख करके आए हैं, अगर छूटा होगा तो हम आगे देख लेंगे, इसमें हमने देख लिया था डिफरेंट पार्ट्स। नाउ कम्स द एंडोक्राइन सिस्टम। दिस एंडोक्राइन सिस्टम, एज यू नो, बॉडी में हमारे, हम पहले भी आप न्यूट्रिशन जब हम पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा कि हमने देखा था कि बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो स्किन में भी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हैं। ये डक्ट वाले ग्लैंड्स होते हैं जो एंजाइम्स बनाते हैं, जिनके थ्रू एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। सो दोज आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और बॉडी उसके अलावा बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही लिमिटेड नंबर में होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिनको हम कहते हैं हार्मोन्स। और ये डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं। एंडोक्राइन, एंडो से मतलब ये सीधा अपने सिक्रीशन को बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, ब्लड में डालते हैं, और ब्लड के थ्रू ये सिक्रीशन रन करता है और डिजायर्ड स्ट्रीम तक पहुंचता है, डिजायर्ड जगहों तक पहुंचता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हॉर्मोन्स। वो सिक्रीशंस को हम हॉर्मोन्स कहते हैं। सो दीज ग्लैंड्स आर produced, the hormones are produced in endocrine glands. These are mainly composed of protein. These hormones assist nervous system in control and coordination. एंडोक्राइन सिस्टम पे अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो मेरी वीडियो में एक और वीडियो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन एक्शंस पे है, आप जानना चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दूंगी। नर्व्स डू नॉट रिएक्ट टू एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द बॉडी। अब नर्व्स तक जो रिसीव करते हैं मैसेजेस, वो नर्व्स बिल्कुल एकदम टिप ऑफ द, हर सेल, हर बॉडी के पार्ट के टिप तक नहीं पहुंचते हैं, जबकि ब्लड हर जगह पहुंचता है। और उस ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स ईच एंड एवरी स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी पहुंचते हैं। एंड these hormones are needed to affect control and coordination in those parts जहां तक nerves नहीं पहुंच रहे हैं। Moreover, unlike the nervous control, hormonal control is somewhat slower। अब ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको याद रखना होगा। जो नर्वस कंट्रोल है वो कंपैरेटिवली फास्ट होता है, हार्मोनल कंट्रोल स्लो होता है, स्टैटिक होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। Now, so these endocrine glands are mainly pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, thymus gland, adrenal glands किडनी के पास होते हैं, इनका लोकेशन एंड मेन हार्मोन्स नेक्स्ट चार्ट में हम दे रहे हैं। पैंक्रियास होते हैं, देन होते हैं सेक्स हार्मोन्स जो सेक्स ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, विच आर एक्सो एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। मेल में टेस्टिस होते हैं, फीमेल में ओवरी होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। नाउ ये हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर्स विच आर सिक्रीटेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के थ्रू। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज ऑर्गन्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स। जहाँ ये बनते हैं यहाँ से बहुत दूर ये काम करते हैं। जैसे ब्रेन में हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी है, और वो पिट्यूटरी का जो हार्मोन है वो पूरी बॉडी का मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और उसके जो हार्मोन्स हैं वो पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। सो द एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू द केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स। नाउ now this is the diagram जिससे कि आपको मिल जाएगा एवरी important glands का location and functions। pituitary gland और the master gland at the base of brain, hormone hypothalamus में होता है। It secretes
नंबर ऑफ हॉर्मोन्स जिसमें इंपॉर्टेंट है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके अलावा और भी बहुत सारे हार्मोन्स हैं। बट ये 3 इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ कंट्रोल करते हैं। टीएसएच फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है, एफएसएच स्टिमुलेट्स द फॉलिकल, करीब-करीब 11 हार्मोन सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो हर एड्रिनल को कंट्रोल करता है, ओवारियन सेक्स ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। जितने भी बॉडी के हार्मोन्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सबको ये पर्टिकुलर हार्मोन्स के थ्रू सीक्रेट करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड। देन कम्स द थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन में रहता है। इसका हार्मोन ये जो सीक्रेट करता है दैट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज थायरॉक्सिन। T3 T4 टेस्ट आपने सुना होगा, तो दैट इज group of hormone called thyroxine. This controls the general metabolism and growth. इसकी excessiveness से gigantism, excessive long body बनती है, shortage से dwarfism हो जाता है, body बहुत short हो जाती है। इसका हाइपर एंड हाइपो ग्रोथ से गॉइटर घेघा रोग जो होता है। सो दिस इज द थायराइड ग्लैंड, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पीनियल ग्लैंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, बहुत स्लीप रिलेटेड हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। देन इसमें कुछ ग्लैंड्स, ये थाइमस ग्लैंड है, यहाँ पे एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे की तरफ। दिस इज द बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं थायराइड ग्लैंड को, जो 2 लोब्स के बना हुआ है। इसके बाद पैराथायराइड सिक्रीट करता है पैराथार्मोन जो कि बॉडी में कैल्शियम के को रेगुलेट करता है। वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। दैट इज द पैराथायराइड ग्लैंड, पीटीएच इसको कहते हैं। इसका हार्मोन का भी नाम है पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच हार्मोन, और ये कैल्शियम के अमाउंट को सिक्रीट करता है। देन कम्स द एड्रीनल ग्लैंड, किडनी के ठीक ऊपर होता है और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। इससे एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, हैप्पी हार्मोन्स भी इससे सिक्रीट होते हैं जिसको डोपामाइन कहते हैं, एक पार्ट है। दिस प्रिपेयर्स बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस एंड इट इज कॉल्ड एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन। एड्रेनालिन जो सिक्रीट होता है, दिस एड्रेनालिन ये फाइट और फ्लाइट, ये इमरजेंसी के कंडीशंस में ये हार्मोन्स इमरजेंसी सिचुएशंस को काम के लिए बॉडी को तैयार करते हैं। देन कम्स द पैंक्रियास जो स्टमक में रहता है। दिस इज द रीजन ऑफ पैंक्रियास, ये इंसुलिन बनाता है। इसमें ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन 2 हार्मोन बनाता है, इंसुलिन प्लस। आपको ये जानना चाहिए, इसमें मेंशन नहीं किया हुआ आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, बट इट शुड, आई थिंक यू शुड नो। ये दोनों ग्लूकॉन कंट्रोल करते हैं ब्लड शुगर लेवल को ब्लड में। देन टेस्टिस मेल में आता है, स्क्रोटम में रहता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ये स्पर्म प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। एंड देन द ओवरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीमेल में ये यूट्रस के पास रहता है, ये ओस्ट्रोजन बनाता है और ये फीमेल सेक्स रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज, एक प्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल, ये सब कंट्रोल करता है। सो दिस इज द एंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस यहाँ पे हैं। थायराइड ग्लैंड, बटरफ्लाई ग्लैंड है, देन पैंक्रियास ग्लैंड, दिस इज द पैंक्रियास। ये इसको आप पॉज करके ये अगर आप जानना चाहें तो डिटेल्स ले सकते हैं, अदरवाइज इनके बारे में। एड्रिनल ग्लैंड इज द पेयर्ड ग्लैंड। नाउ ये याद रखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिंगल होता है, थायराइड ग्लैंड डबल लोब सिंगल होता है, एड्रीनल ग्लैंड डबल होता है, दोनों किडनीज के ऊपर होता है, गोनाड्स डबल होते हैं टेस्टिस में या ओवरी में, और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में है हाइपोथैलेमस, दिस इज द थाइम, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है, एंड थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड का सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं उनकी मैच्योरिटी में रोल प्ले करता है थाइमस ग्लैंड। नाउ सो दिस इज in the last, these are certain important points for the coordination and control of uh, mm, control and coordination in animals, stimuli, coordination, neurons, synapse, receptor, motor nerve, sensory nerve, olfactory nerve, gustatory nerve, thermoreceptor, photoreceptor,
reflex action, brain, cerebrum, cerebellum, medulla, spinal cord. These are certain very important terms जो आपको जरूर याद करना चाहिए from the chapter of animal control and coordination. Now comes the control and coordination in plants. So जैसा हमने देखा कि एनिमल्स में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पूरा एक सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स हैं, नंबर ऑफ ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं. प्लांट्स में सिर्फ ये हार्मोन्स हैं जो प्लांट्स के टिश्यूज, स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिनके बारे में अभी आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, इतना जान लीजिए. जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं, उनमें वो बने हुए होते हैं सेल्स के, वैसे ही प्लांट में जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, उनके थ्रू स्पेसिफिक सिक्रीशंस, केमिकल सिक्रीट होते हैं जो बॉडी में मूव करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज फ्लोएम एंड जाइलम. और ये 5 तरह के हार्मोन्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज फाइटो हार्मोन्स. और ये फाइटो हार्मोन्स ही प्लांट्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं. प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, दे यूज केमिकल मीन्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विच आर कॉल्ड एज हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स. These phytohormones are of 5 types, can be divided into 2 groups. The first based upon 2 types of movement shown by the plants. प्लांट्स में 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट जो रिलेटेड टू ग्रोथ होते हैं, एंड नास्टिक मूवमेंट जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होते हैं, जो इनहिबिटरी एंड एक्साइटरी हो सकते हैं. सो ट्रॉपिक मूवमेंट आर movements in a particular direction in relation to stimulus are called tropic movement. This happens as a result of growth of a plant part in a particular direction. ये direct related होते हैं. This is the plant movement जो आपको पढ़ना है इसमें, tropism, types of tropism and nastic movement. Now ये है आपका चार्ट. ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, 2 तरह के मूवमेंट होते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं ग्रोथ पर. और नास्टिक मूवमेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ. ये 2 तरह के हो सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल. नॉन डायरेक्शनल इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि पेड़ एकदम से, पेड़ से पत्ता टूट के गिर गया, या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको आप टच करते हैं तो वो एकदम से बंद हो जाते हैं, तो वो हो गया. और डायरेक्शनल मूवमेंट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, जैसे फोटोट्रॉपिज्म लाइट से की तरफ होते हैं, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी से रिलेटेड होते हैं, कीमोट्रॉपिज्म केमिकल से, हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर से. तो ये स्टिमुलाई की तरह काम करते हैं ये चीजें जो प्लांट मूवमेंट को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करती हैं. नाउ लेट अस सी ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट हैं, जो डायरेक्शनल मूवमेंट हैं, that first is geotropic movement, plant direction to the gravity. इसमें बेस्ट एग्जांपल है, आप देखिएगा नॉर्मल कंडीशंस में नेगेटिवली जियोट्रॉपिक जो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रोथ करते हैं, लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस. और पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट्स हैं जो ग्रेविटी के फोर्स की तरफ जाते हैं. सो दैट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट. देन कम्स द फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया आपका, ये इसके एक एक्सपेरिमेंट से भी शो किया जाता है कि ऊपर से अगर इसको कवर कर दिया जाए, अगर नॉर्मल कंडीशन हो तो प्लांट सीधा ग्रो करता है, पर ये ऊपर से देखिए प्लांट को ग्रोथ को कवर करके एक खिड़की खोली गई जहां लाइट है, तो ये प्लांट उस तरफ मुड़ जा रहा है. दैट इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. अब ये इसके डिटेल्स आप यहाँ पे लैंग्वेज ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है. हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, वाटर से when roots grow in soil they grow towards the nearest source of water. This shows positive hydrotropic movement. जब पानी रूट्स जहाँ पानी का सबसे क्लोज सोर्स हो, देखिए जहां पानी डाल रहे हैं उसकी तरफ जब मूवमेंट करे तो दैट इज पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. और जब पानी से दूर जाने का एक्शन नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट का कोई एग्जाम्पल नहीं इस तरह से दिया जा सकता है. बट नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक में यूजुअली बहुत पानी, एक्सेसिव पानी हो तो खत्म ही हो जाते हैं प्लांट्स. वाटरिंग प्लांट्स रिजल्ट्स ब्लूमिंग. दिस इज यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज द हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. देन कम्स द थिग्मोट्रॉपिक. थिग्मो मतलब रिलेटेड टू टच, इन रिस्पॉन्स टू टच. इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है. टेंड्रिल्स जो डेवलप करते हैं क्लाइंबर्स से, तो इनकी तरफ जाते हैं.
कुछ ऐसे टेंड्रिल्स अवे हो जाते हैं, दैट इज द नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म दे शो. This is the sorry. So this is the थिग्मोट्रोपिज्म टच की तरफ, मतलब रिस्पॉन्स को, जैसे ये यहाँ पे आप स्टेम लगा दीजिए, इस स्टेम से लिपट जाते हैं. तो ये हो गया पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म ऑफ द लीव्स और द स्टेम. टेंड्रिल्स, स्पेसिफिक टेंड्रिल्स डेवलप हो जाते हैं जो एक सपोर्ट लेकर के चढ़ने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज द थिग्मोट्रोपिज्म. देन कम्स द नास्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल. ये एकदम से बिहेव करते हैं एंड इनका डायरेक्शन नहीं होता है और ये स्टिमुलस एक्टिवेटेड होते हैं. जैसे आप टच मी नॉट को टच कीजिए, वो एकदम से सिकुड़ जाता है. देन ड्रॉपिंग ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन. ये नहीं है आप कहीं से भी किसी भी तरफ से उसको टच कीजिए, वो सिकुड़ जाएगा. सच मूवमेंट्स happens due to changing water balance in the cells. So बहुत एग्जैक्टली रीजन तो नहीं मालूम है, बट ये कहा जाता है कि जिस तरफ छूते हैं उस तरफ से वाटर का जो बैलेंस है वो गड़बड़ाता है, उसकी वजह से ये नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं. अब ये नास्टिक मूवमेंट्स कई तरह के होते हैं, वो हम अभी देख लेते हैं. यहाँ पे नास्टिक मूवमेंट्स का एग्जाम्पल वाला कुछ कुछ स्लाइड्स लगता है मिस हो गए हैं. This is the thigmonasty, the nictinasty. वो दिख रहे हैं. चलिए आगे देखते हैं. Now the plant hormones, as I have told you, नहीं ये आगे के स्लाइड्स में आएंगे. Now the main plant hormones जो मैंने अभी आपको बताया 5 तरह के होते हैं. 3 है ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन्स. ये these are the डायरेक्शनल मोटिवेटेड ग्रोथ रिलेटेड हॉर्मोन्स जो डायरेक्टेड होते हैं, हर सेल डिवीजन को प्रोमोट करते हैं, सेल के ग्रोथ में हेल्प करते हैं. और ये एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन. एथिलीन यहाँ पे मिस किया हुआ है. 5th इज एथिलीन. ये जो है ये इनहिबिटर्स की तरह काम करते हैं. सो ये ऑक्सिन, गिबरलिन एंड साइटोकाइनिन्स, दे आर द प्रोमोटर्स हार्मोन्स. ये ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं. और ये साइटोकाइनिन सॉरी एब्सिसिक एसिड एंड एथिलीन, दे एक्ट एज इनहिबिटर हार्मोन्स. और ये डेवलपमेंट को सीज करते हैं. सो लेट अस सी ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स इन प्लांट्स. दिस इज द चार्ट. गिबरलिन ये ग्रोथ जर्मिनेशन को बढ़ाता है, सीड्स का मैच्योरिटी ग्रोथ कराता है, फ्लावरिंग कराता है, फ्रूट डेवलपमेंट. एब्सिशन एंड डोरमेंसी को दबाता है गिबरलिन. जो इनहिबिशन एक्टिविटीज हैं जो एब्सिसिक एसिड करता है. ऑक्सिन ये भी ग्रोथ का हार्मोन है. साइटोकाइनिन्स ये भी मेन ग्रोथ का हार्मोन्स है, बट जर्मिनेशन को ये हेल्प नहीं करता है. सो दिस चार्ट शोज कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है. एथिलीन इज द इनहिबिटर हार्मोन. ना ये जर्मिनेशन को एक्टिवेट करता है, ये फ्लावरिंग एंड फ्रूट डेवलपमेंट हेल्प करता है. एंड एब्सिशन, जब लीव्स एंड फ्रूट्स राइपेन हो चुके होते हैं तो उनको ड्रॉप डाउन करने में हेल्प करता है. एब्सिसिक एसिड, it helps in abscission and seed dormancy. Then so these are the growth related movements in hormones, which are the tropic movements. ये सारे hormones की इस चार्ट में यहाँ geotropism, thigmotropism, nastic movement, hydrotropism, phototropism, chemotropism. Chemotropism एक बहुत particular behavior है जिसमें ये chemicals के रिएक्शंस की वजह से, कुछ केमिकल्स की वजह से, जैसे पॉलन ग्रेन ये डेवलप करता है, ये मूव करता है टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओवरी की तरफ पॉलन ग्रेन मूव करते हैं. ये कुछ केमिकल्स जो होते हैं, हार्मोन्स जो हैं, वो उनकी वजह से ये इस तरह की केमिकल बिहेवियर होता है, केमिकल डिपेंडेंट. दिस इज कॉल्ड एज दिस इज द ग्रोथ टुवर्ड्स द केमिकल. पॉजिटिव हो गया, ग्रोथ अवे फ्रॉम केमिकल, ये chemotropism हो गया. All these activities are, if towards, then they are the positive. If they away, then they are negative. Now, phototropic movement, light dependent, geotropic, gravity dependent, chemotropic, chemical dependent, hydrotropic, water dependent, and thigmotropic, टच डिपेंडेंट. ये सारे का एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की है मैंने. एंड ये समरी
बना दिया है यहाँ पे एवरी हार्मोन का, यू कैन टेक फ्रॉम दिस, और ये हम आपको बताते तो सब जा रहे हैं। दिस इज द नास्टिक मूवमेंट, जो इनहिबिटर्स की तरह का जो अनडायरेक्शनल, कोई भी डायरेक्शन जिसका नहीं हो, किसी भी डायरेक्शन में डायरेक्शन इज नॉट डिटरमाइंड, ये मूवमेंट्स आर कॉल्ड एज द नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट, अगर आपको याद हो, दो तरह के प्लांट्स शो करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट हम देख करके आ रहे हैं। नास्टिक मूवमेंट्स आर अगेन ऑफ 5 टाइप्स: फोटोनास्टी, निक्टिनास्टी, थिग्मोनास्टी, थर्मोनास्टी एंड कॉम्प्लेक्स नास्टी। दे आर नॉट ग्रोथ रिलेटेड, ये प्लांट की ग्रोथ से इनका कोई काम नहीं होता है। जो ट्रॉपिक हार्मोन्स हैं वो ग्रोथ रिलेटेड, वो सेल का इलोंगेशन में, सेल के डेवलपमेंट में, सेल के डिवीजन में, ये सब चीजों में हेल्प करते हैं। नास्टिक मूवमेंट्स में अनडायरेक्शनल होता है, जिस जिस तरफ से उनको स्टिमुलाई टच करे उस तरफ वो एक्टिविटी शो करते हैं। तो फोटोनास्टी हो गया रिलेटेड टू लाइट, देन हो गया आपका निक्टिनास्टी, दैट इज द निक्टिनास्टी, ये जैसे लाइट जब होती है तो फ्लावर खुल जाता है, लाइट कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो फूल बंद हो जाता है। ये आपका डे नाइट से रिलेटेड एक्टिविटी को आप कह सकते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म, ये टच से, ये तेजी से जिधर टच मिलता है उनको सपोर्ट का उधर बढ़ने लगते हैं, तो ये थिग्मोट्रोपिज्म के एग्जांपल्स हो गए। देन नास्टिक मूवमेंट का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स नास्टिक मूवमेंट है, जिसमें कि जहां से भी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट जिनको हम कहते हैं, जो इंसेक्ट जहां से भी उनको टच करे वो बंद उनको पकड़ लेता है। तो उस तरह के प्लांट्स होते हैं, या जो टच मी नॉट प्लांट होता है, कहीं से भी आप छूइए तो दिस इज कॉल्ड, ये कहा जाता है कि नेक्टिनास्टिक मूवमेंट्स जो होते हैं, नास्टिक मूवमेंट जो होते हैं वो मेनली होते हैं वाटर के बैलेंस के कम ज्यादा होने से। Now these are again, these activities can be divided as geotropism, phototropism, hydrotropism, थिग्मोट्रोपिज्म, जिसके बारे में हम देख चुके हैं। अपने आंसर्स के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं। कीमोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई इज कीमोट्रोपिज्म। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, दैट इज ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल। ओव्यूल की तरफ जो मूव करते हैं, केमिकल पॉजिटिव रिएक्शंस, कीमोट्रोपिज्म पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म होता है, अवे फ्रॉम केमिकल नेगेटिव ट्रोपिज्म होता है। थिग्मोट्रोपिज्म टच से रिलेटेड है, टुवर्ड्स टच पॉजिटिव, अगेन अवे फ्रॉम टच नेगेटिव। सो इसका मैंने एक चार्ट यहाँ दे दिया, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट का कंपैरिजन। अब ये सारी चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। So let us conclude. Control and coordination in plant, again it includes stimuli, coordination, phytohormones, जिसमें आते हैं ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ट्रोपिज्म, नास्टिज्म हमने देख लिया। ग्रोथ रिलेटेड, नॉन ग्रोथ रिलेटेड, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म, दोनों तरह के मूवमेंट्स में प्लांट के हार्मोन्स में होते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनका अमाउंट कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है, और कभी कभी ये कंट्रोल किए जाते हैं बाय द हार्मोन्स देमसेल्व्स और बाय द nervous control, and that is called as feedback mechanism. Now this mechanism regulates hormones, when to release, how to release and when to stop. कब रिलीज होना है, कितना रिलीज होना है और कब बंद हो जाना है, that is the feedback mechanism. So as a whole, control and coordination को इसमें आप यहाँ पे summarize कर दिया गया है लास्ट में। ये comparison इस स्लाइड में मैंने compare किया है दोनों, control coordination in animals, control coordination in plants. This will help you for short answers questions. And then अब ये काम, यहाँ पे 3-4 स्लाइड में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इनका आंसर नहीं दिया, ये अब आपका काम है। अगले वीडियो में हम इनका आंसर्स अगर आप चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने आंसर्स दीजिए और मुझे बताइए कि आपने कितना पढ़ा इस चैप्टर को। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। गुड, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया, नहीं आया, कमेंट्स दीजिए, प्रॉब्लम्स बताइए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।